ओके, दिस इज वीडियो लेक्चर 5 ऑफ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। अच्छा, स्टार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ कि इस लेक्चर के कंटेंट्स क्या क्या हैं। 3 फेज कंट्रोल रेक्टिफायर्स हम करेंगे इसमें, और ये 3 कंट्रोल रेक्टिफायर्स जो हैं ये स्टार्ट में लिखे हुए हैं। 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, 3 फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर और 3 फेज फुल वेव सेमी कंट्रोल रेक्टिफायर। अच्छा, 3 फेज इसलिए कह रहे हैं कि इसमें इनपुट के 3 फेजेस होंगे। 3 फेजेस की पावर जो है वो सिंगल फेज के मुकाबले में ज़्यादा होती है काफ़ी। और 3 फेज हाफ वेव रेक्टिफायर जो है उसमें हम आउटपुट देखेंगे कि हाफ वेव क्यों कह रहे हैं इसको। कंट्रोल इसलिए कह रहे हैं कि ये तीनों जो हैं, ये जो पहला वाला रेक्टिफायर है उसमें सिर्फ SCR यूज़ हो रहे हैं तो इसलिए कंट्रोल कह रहे हैं। दूसरा वाला जो है इसमें 6 SCR होंगे, कंट्रोल्ड है, तो इसलिए इसको कंट्रोल रेक्टिफायर कह रहे हैं। कंट्रोल हम मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि क्योंकि SCR जो है उसमें हम अल्फा की वजह से उसका कंडक्शन पीरियड कंट्रोल कर सकते हैं और आउटपुट वोल्टेज कंट्रोल हो सकती है, तो इस वजह से उसे कंट्रोल कहते हैं। जो तीसरा वाला है वो 3 फेज फुल वेव सेमी कंट्रोल्ड है। सेमी कंट्रोल्ड मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि सेमी कंट्रोल्ड में थायरिस्टर और डायोड दोनों होते हैं, तो इसलिए उसे सेमी कंट्रोल्ड कहते हैं। और सेमी कंट्रोल की रीज़न ये है कि उसमें थायरिस्टर्स को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं लेकिन डायोड को कंट्रोल नहीं कर सकते। डायोड सिर्फ कंडक्ट और नॉन कंडक्ट करेंगे, ठीक है। अच्छा, ये 3 जो हैं वो रेक्टिफायर्स हमने इस लेक्चर में कवर करने हैं। स्टार्ट कर रहे हैं पहले से। 3 फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, ये सर्किट डायग्राम है इसकी। 3 थायरिस्टर्स हैं इसमें, थायरिस्टर 1, थायरिस्टर 2 और थायरिस्टर 3। और क्योंकि ये 3 फेज सप्लाई है, इसको वाई में कनेक्ट किया हुआ है, ये वाई कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है। और ये इसका आगे लोड लगा हुआ है जो कि इंडक्टिव है। इसकी डायग्राम 2 दफ़ा बनाई हुई है, ये इस तरह ज़रा डिटेल में बनाई हुई है कि ये वाई में कैसे कनेक्ट किया हुआ है, और ये RL लोड जो है वो अलग से दिखाया हुआ है, जबकि लास्ट वाले में उसमें सिर्फ लोड लिखा हुआ है। तो क्योंकि इंडक्टिव लोड हम कर रहे हैं तो अगली वाली डायग्राम में R और L जो है वो अलग से दिखाया हुआ है, ठीक है। और ये वाई में कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो क्वाड्रेंट शो किया हुआ है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट कन्वर्टर है। फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है कि यहाँ पे इसकी जो DC वोल्टेज है वो भी पॉजिटिव होगी और जो इसकी DC करंट है वो भी पॉजिटिव होगी, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑपरेशन है, ठीक है। तो ये हम आगे जाके देखेंगे कि क्वाड्रेंट जो है कैसे चेंज होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वेवफॉर्म्स पे आ जाओ। पहली बात ये है कि ये जो तीनों थायरिस्टर्स हैं इनमें से हर थायरिस्टर जो है वो 2π/3 इंटरवल के लिए एंगल के लिए कंडक्ट करेगा, ठीक है। 2π/3 जो है वो 120 डिग्री होता है, ठीक है। तो अगर आप इधर से देखो कि ये पहले जो वेव फॉर्म है ये सप्लाई वोल्टेज की 3 फेजेज हैं, ठीक है। सप्लाई वोल्टेज के 3 फेजेज देख लो कि एक फेज ये साइनोसॉइडल वेव है, दूसरी इससे तीनों के दरमियान 120 डिग्री का फेज डिफरेंस होता है। दूसरी वेव फॉर्म ये शुरू हो रही है और तीसरी वेव फॉर्म जो है ये नीचे से शुरू हो रही है। तो ये 3 फेज VAN, VBN और VCN से हमने 3 फेज वोल्टेज को शो किया हुआ है, और इसकी पीक वैल्यू जो है वो VM है, ठीक है, तीनों की। अच्छा, उसके बाद अब देखो कि क्या हो रहा है। थायरिस्टर ये ऊपर शो किया हुआ है कि इस पीरियड के लिए थायरिस्टर 1 कंडक्ट करेगा। अब ये पीरियड अगर आपने देखना है नीचे से देख लो कि ये पीरियड जो है वो 5/6 प्लस अल्फा से लेके 5π/6 प्लस अल्फा तक होगा। अगर आपने इसको 5π/6 में से π/6 माइनस करो तो 2π/3 आता है जो कि 120 डिग्री होता है। ईच थायरिस्टर विल कंडक्ट फॉर 2π/3 और 120 डिग्री। अच्छा, फिर दूसरे इंटरवल के लिए थायरिस्टर T2 कंडक्ट करेगा। इस इंटरवल के लिए 5π/6 अल्फा से लेके 2π तक। फिर उससे अगले इंटरवल के लिए थायरिस्टर T3 जो है वो कंडक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद ये रिपीट होगा तो थायरिस्टर T1 दोबारा आ जाएगा, ठीक है। और ये शुरू में T3 से स्टार्ट कर रहे हैं क्योंकि वेवफॉर्म का रेपिटेशन पीरियड है, ये स्टार्ट जो है वो T3 से करेगा, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेना कि आप इसने इस वेवफॉर्म में जो करंट दिखाई हुई है ना वो थायरिस्टर T1 की तरफ दिखाई हुई है। तो आप अज्यूम कर सकते हो कि ये करंट जो है अगर थायरिस्टर T1 की है, T1 कंडक्ट कर रहा है, तो इसके अगर नीचे अगर आपने वेवफॉर्म बनानी है तो अगले इंटरवल के लिए T2 कंडक्ट कर रहा है, तो यहाँ पे जो है एक स्केयर वेव जो है वो T2 की होगी, और इससे अगले इंटरवल के लिए जो है वो इसी तरह की स्केयर वेव फॉर्म T3 की होगी, ठीक है। इन तीनों थायरिस्टर्स की कंडक्शन को जब अगर हम ऐड कर लें तो हमारा जो आउटपुट करंट है वो कॉन्टिन्यूस होगा, ठीक है। अच्छा, अब इसको हाफ वेव क्यों कह रहे हैं, ये आउटपुट वोल्टेज है, इस पे हम एंड में आ रहे हैं, ठीक है। थायरिस्टर T1 जब कंडक्ट कर रहा है 5/6 प्लस अल्फा, फिर थायरिस्टर T1 फायर हुआ,
और यहाँ पे जब लाइन कॉम्पिटिशन की वजह से थायरिस्टर तो ऑफ हो गया, लेकिन इंडक्टिव लोड की वजह से ये वोल्टेज रिवर्सल, ये स्पाइक जो आती है जो हम लास्ट टाइम भी कर चुके हैं, तो इस स्पाइक की वजह से, इंडक्टिव लोड की वजह से जो है ये 5 पाई/6 प्लस अल्फा तक कंडक्ट करेगा और फिर जो है T2 फायर होगा। ठीक है, तो ये वाला जो नेगेटिव स्पाइक है, ये पोर्शन जो है ये वेव फॉर्म से कट हो जाएगा। इसलिए इसका मतलब है कि हमारे पास जो आउटपुट वोल्टेज है उसमें ये गैप्स आएंगे, इसलिए इसे हाफ वेव कहते हैं, क्योंकि इसकी जो आउटपुट वोल्टेज वेव फॉर्म है वो कॉन्टिन्यूस नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इसे थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर कह रहे हैं। ठीक है, अच्छा, और सारी वेवफॉर्म्स हो गई। ये पहली इनपुट की वेवफॉर्म है, फिर ये आउटपुट की वेवफॉर्म है जो कि शो कर रही है कि पहले T1 कंडक्ट करेगा, और T1 के बाद ये वोल्टेज रिवर्सल आएगा, फिर T2 कंडक्ट करेगा, उसका वोल्टेज रिवर्सल आएगा, फिर T3 फायर होगा, उसका वोल्टेज रिवर्सल आएगा। ठीक है, उसके बाद T1 रिपीट होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद इसकी जो आउटपुट वोल्टेज है, आउटपुट करंट है, वो कॉन्टिन्यूस होगी, क्योंकि तीनों थायरिस्टर बारी बारी कंडक्ट कर रहे हैं, और उसकी वजह से जो है आउटपुट करंट जो है वो कॉन्टिन्यूस होगी। तो ये वेवफॉर्म थी पहले वाले की। अच्छा, इसकी वी मीन और वी डी सी कैसे होगी? लास्ट लेक्चर में आपने देखा था कि मैंने रिटर्न पेज के ऊपर वी मीन या वी डी सी कैलकुलेट किया हुआ था, यहाँ पे अब टाइप में मिल गया मुझे। ठीक है, अच्छा, अब अगर इसका फेज वोल्टेज जो है वो वी एन साइन ओमेगा टी है, तो एवरेज आउटपुट, पहले लेक्चर्स में हमने वी मीन कहते थे, वी मीन को वी डी सी भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, अब VDC में एक चीज देखो कि हम ये इंटीग्रेट करते हैं, ये पहले जो 1/, ये जो पहले 3/2 पाई आ रहा है ना, ये 3/2 पाई जो है 1/2 पाई/3 है बेसिकली। 1 ओवर कंडक्शन पीरियड ऑफ वन थायरिस्टर, कंडक्शन पीरियड ऑफ वन थायरिस्टर जो है वो 2 पाई/3 है, तो आप लिखते हो 1/2 पाई/3 या 1 ओवर टाइम पीरियड ऑफ कंडक्शन पीरियड ऑफ वन थायरिस्टर। तो 1/2 पाई/3 जो है वो 3/2 पाई बन जाएगा। उसके बाद VM साइन ओमेगा टी हमारी इनपुट साइन वेव जो फेज वोल्टेज है, जो कि ये गिवन है कि हमारा जो एक फेज का वोल्टेज है वो VM साइन ओमेगा टी है। उसको इंटीग्रेट करेंगे हम 5/6 प्लस अल्फा से लेके 5 पाई/6 प्लस अल्फा तक, जो कि कंडक्शन पीरियड है एक थायरिस्टर का। 5 पाई/6 प्लस अल्फा से 5/6 प्लस अल्फा से लेके 5 पाई/6 प्लस अल्फा तक। ठीक है, यहाँ तक इसको इंटीग्रेट करेंगे। इसको इंटीग्रेट का वो जो प्रोसेस है, सोल्यूशन है, वो यहाँ पे गिवन नहीं है। अगर आप इसे इंटीग्रेट करोगे तो 303 Vm/2 पाई कॉस अल्फा जो है इसका आंसर आता है। ठीक है, वेयर Vm इज द पीक फेज वोल्टेज, Vm जो है वो पीक फेज वोल्टेज है, ये वाला Vm जो है ये पीक जो वोल्टेज है ये Vm है। ठीक है, अच्छा, मैक्सिमम एवरेज आउटपुट वोल्टेज क्या होगा, वो कैसे होगा कि इसमें क्योंकि कॉस अल्फा आता है, कॉस अल्फा की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, और वो अकर करती है जब अल्फा की वैल्यू 0 हो। तो अल्फा की वैल्यू अगर 0 डाल दें, कॉस 1 हो जाएगा, तो ये मैक्सिमम वोल्टेज है 303 Vm/2 पाई, जो कि मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज होगा कॉस 1 के लिए या अल्फा इज इक्वल टू 0 के लिए। और नॉर्मलाइज एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो VDC को, जो VDC है इसको डिवाइड कर दो मैक्सिमम वोल्टेज से, तो VDC को मैक्सिमम वोल्टेज से डिवाइड करें, तो अगर इसको हम डिवाइड करें इससे, तो हमारे पास कॉस अल्फा बच जाएगा। ठीक है, तो ये नॉर्मलाइज आउटपुट एवरेज आउटपुट वोल्टेज है। ठीक है, RMS आउटपुट वोल्टेज क्या होगी? RMS जो है रूट मीन स्केयर में आपको पता होगा कि सबसे पहले हम जो हमारा इनपुट वोल्टेज है उसको स्केयर किया हुआ है, वी स्केयर साइन स्केयर ओमेगा टी। उसके बाद इसको मीन करेंगे, मीन का मतलब है कि इसकी एवरेज लेंगे। एवरेज जो है कंडक्शन पीरियड ऑफ वन थायरिस्टर जो है 1/2 पाई/3 है, जो कि 3/2 पाई बन जाएगा। उसके बाद एंड में हम इसका रूट ले लेंगे। तो अगर इस इक्वेशन को हम एवेल्यूएट करें तो ये √3 Vm 1/6 प्लस √3/8 पाई कॉस 2 अल्फा √ के इक्वल आएगा। ठीक है, तो ये RMS वोल्टेज है थ्री फेज हाफ वेव कंट्रोल रेक्टिफायर का। ठीक है, अच्छा, उसके बाद उसने कहा हुआ है कि फॉर रेजिस्टिव लोड्स, अगर अल्फा की वैल्यू जो है रेजिस्टिव लोड हो और अल्फा की वैल्यू 5/6 से ज़्यादा हो, तो उस वक्त क्या होगा? उसके लिए उसने VDC दोबारा कैलकुलेट किया है। इसके लिए लिमिट्स चेंज हो गई हैं, इंटीग्रल की लिमिट्स चेंज हो गई हैं, बाकी सब कुछ वही है। कंडक्शन पीरियड ऑफ वन थायरिस्टर जो है वो सेम है, लेकिन लिमिट्स चेंज हो गई हैं, क्योंकि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू 5/6 अगर हो, तो उसके लिए हमारा VDC जो है वो ये आता है। ठीक है, इसको अगर हम इंटीग्रल को एवेल्यूएट कर लें, और फिर उसका VN जो है VN कॉज
जब अल्फा की वैल्यू 0 होगी तो मैक्सिमम वोल्टेज जो है, मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइडेड बाय VDC डिवाइडेड बाय मैक्सिमम वोल्टेज अगर करें तो वो इसके इक्वल आएगा। ठीक है, VDM जो है वो आप कैलकुलेट कर लोगे यहाँ अल्फा की वैल्यू 0 डाल के, वो VDM आएगा। उसके बाद नॉर्मलाइज जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज है वो VDC को VDM से डिवाइड करेंगे तो वो इसके इक्वल आ रहा है। ठीक है, और RMS वोल्टेज भी उसने, ये जो ऊपर वाला RMS है ये भी नई लिमिट्स के साथ दोबारा एवेल्युएट किया है और इसकी लिमिट्स चेंज हो गई हैं, बाकी सब कुछ वही है। तो ये RMS वोल्टेज जो है वो ये आएगा। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद आगे एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल 4.6। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको दिखा दूं कि ये जो हम टॉपिक कर रहे हैं ये हम हमारी जो टेक्स्ट बुक आपको मैंने प्रोवाइड की थी उससे हम कर रहे हैं। तो टेक्स्ट बुक मैं आपको दिखा देता हूँ। टेक्स्ट बुक जो है वो ये हमारी टेक्स्ट बुक है, इसका पेज नंबर 4, पेज नंबर 95 जो है वहाँ पे ये 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर स्टार्ट हो रहा है। आप बुक से भी पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आप डिटेल से पढ़ना चाहते हो बुक से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, इसमें वेव फॉर्म गिवन है और डायग्राम गिवन है। ठीक है, पेज 95 से ऑनवर्ड्स जो है वो हमारे आज वाले लेक्चर के सारे टॉपिक आएंगे, जिसमें ये 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर है, 3 फेज फुल कन्वर्टर है और सेमी कन्वर्टर है। ये तीनों कन्वर्टर जो है वो इसमें आएंगे। ठीक है, तो ये आप बुक से भी देख सकते हो। वापस लेक्चर पे चल रहे हैं, लेक्चर नंबर 5 पे। तो ये लेक्चर नंबर 5 आ गया। अच्छा ये जो एग्जांपल है ये बुक से ही एग्जांपल है, ये जो अभी मैंने आपको बुक में पार्ट दिखाया है एग्जांपल 4.6 है। एग्जाम्पल 4.6 हमारे ये 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर के लिए। ठीक है, और इस एग्जाम्पल को उसने 3 दफ़ा किया हुआ है क्योंकि हमने लेक्चर के स्टार्ट में ये 3 कन्वर्टर्स करने हैं। तो पहले वाले कन्वर्टर के लिए हम एग्जाम्पल करेंगे और वही एग्जाम्पल रिपीट होगी अगले दोनों कन्वर्टर्स के लिए। यानी एग्जाम्पल 4.6 जो है वो पहले वाले कन्वर्टर के लिए है और वो कह रहा है उसी को रिपीट करो अगले दोनों के लिए। ठीक है, जिसमें डाटा थोड़ा इक्वेशंस चेंज हो जाएंगी, इक्वेशंस जो है वो अगलों के आ जाएंगी। ठीक है, तो हम अब एग्जाम्पल के ऊपर हैं। ये एग्जांपल मैं आपको समझा देता हूँ, अगली जो 2 एग्जांपल्स हैं वो इसको रिपीट करना है, वो आप खुद ही कर लोगे दूसरे कन्वर्टर्स के लिए। ठीक है, अ 3 फेज हाफ वेव कन्वर्टर इन फिगर 4.7a इज ऑपरेटेड from a 3 phase Y connected 208 volt 60 hertz supply and the load resistance R is equal to 10 ohm. It is required to obtain average output voltage of 50% of the maximum possible output voltage. Calculate A delay angle निकालना है, B में RMS and average output current निकालनी है, पार्ट सी में एवरेज एंड RMS थायरिस्टर करंट्स निकालनी है, पार्ट डी में रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी निकालनी है, पार्ट ई जो है उसमें ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर TUF निकालना है और पार्ट एफ में इनपुट पावर फैक्टर निकालना है। ठीक है, अच्छा अब इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। अच्छा ये इसने ज़रा पैराग्राफ की शक्ल में किया हुआ है, हम लोग जिस तरह न्यूमेरिकल करते हैं ज़रा खुला खुला करके इसने ज़रा ना टर्म्स फॉर्म में किया हुआ है। तो मैं आपको ये समझा देता हूँ। इस वाली 4.6 एग्जाम्पल को अगर अच्छी तरह समझ लोगे तो अगली दोनों एग्जाम्पल जो है वो यही रिपीट हो रहा है। ठीक है, सबसे पहले आपका जो सप्लाई 208 वोल्ट गिवन है उसको √3 से डिवाइड कर लेना है क्योंकि ये वाई कनेक्टेड है। तो इसकी जो फेज वोल्टेज है वो 208 वोल्ट ओवर √3 होगी। ठीक है, तो 120.1 वोल्ट आती है। इसकी वी मैक्सिमम जो है वो √2 VS होगी। √2 VS जो है, ये जो VS निकाला उसको √2 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, ये 169.83 आ रही है। VN जो है वो 0.5 है क्योंकि 50% ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज निकालना है, रेजिस्टेंस की वैल्यू 10 ओम गिवन है। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट वोल्टेज जो है VDM 303/2 पाई है। ये ऊपर आपने देखा होगा कि हमने मैक्सिमम ये VDM निकाला था। ठीक है, ये कॉज ऑफ ज़ीरो के लिए होता है। तो मैक्सिमम वोल्टेज जो है वो ये है 3/3। VM की वैल्यू पुट कर दो, ये वाली, ये VM की वैल्यू पुट कर दी तो ये 140.45 वोल्ट आता है। ठीक है, और एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो है वो 50% ऑफ मैक्सिमम पॉसिबल वोल्टेज है। तो फिर 0.5 से इसे मल्टीप्लाई कर दिया 70.23 वोल्ट आ गया। ठीक है, अब पार्ट ए में क्या निकालना है, डिले एंगल निकालना है। ठीक है, अल्फा निकालना है। डिले एंगल अल्फा जो निकालना है उसमें आप देखो कि वो कह रहा है कि अल्फा जो है वो ग्रेटर देन इक्वल टू π/6 के लिए जो है इक्वेशन 4.52a यूज होगी। ठीक है, इक्वेशन 4.52a कौन सी है, वो ये वाली इक्वेशन। ठीक है, इसमें आप Vn की वैल्यू पुट, यहाँ पे Vn की वैल्यू पुट करोगे और राइट हैंड साइड जो ये वाली है इधर से अल्फा आ जाएगा। अगर आप देखो इसको, इसने क्या किया हुआ है कि
यहाँ ये वी एन की वैल्यू 0.5 पुट की हुई है, और बाकी राइट हैंड साइड को वैल्यूएट कर लो अगर आप, तो अल्फा जो है वो आपके पास सिर्फ अल्फा अननोन है, अल्फा जो है वो 67.7 डिग्री आ जाता है। मैं दोबारा दिखा देता हूँ आपको इक्वेशन, 4.52 ये इक्वेशन है, ठीक है। वी एन की वैल्यू 0.5 पुट कर देनी है, और ये जो है यहाँ पे अल्फा इधर से आ जाएगा, ठीक है। तो इधर से अल्फा जो आएगा वो आएगा, कितना है अल्फा, अल्फा देख लो 67.7 डिग्री आता है, ठीक है। अच्छा, पार्ट बी में क्या फाइंड करना है? पार्ट बी में आर एम एस एंड एवरेज आउटपुट करंट फाइंड करनी है, ठीक है। एवरेज आउटपुट करंट आई डी सी निकाल लो, वी डी सी जो ऊपर हमने निकाला है, वी डी सी जो है हमने ऊपर जो निकाला है उसका, उसको हम रेजिस्टेंस से डिवाइड करेंगे अगर, तो हमारे पास आई डी सी आ जाएगा जो कि 7.02 एम्पीयर है, ठीक है। ये वी डी सी निकाला हुआ है, ये वी डी सी निकाला हुआ है, इसको रेजिस्टेंस से डिवाइड कर देंगे तो आई डी सी आ जाएगा। और वी आर एम एस कैसे आएगा? इक्वेशन 4.53 ए से, 4.53 ए जो है वो ये इक्वेशन वी आर एम एस की, ठीक है। तो वी आर एम एस जो है, वी एम आपके पास है और अल्फा भी आपके पास है, ठीक है। तो वी एम और अल्फा की वैल्यू पुट करोगे तो वी आर एम एस आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ये थोड़ा लंबी इक्वेशन है लेकिन वैल्यूज हमारे पास गिवन है, इसमें वैल्यूज ही पुट करनी है, ठीक है। तो इक्वेशन 4.53 ए से हमने वी आर एम एस निकाल लिया, ये वी आर एम एस आ गया 94.7, और उसको आई आर एम एस के लिए उसको 10 से रजिस्टर से डिवाइड कर दिया तो आई आर एम एस आ जाएगा, ठीक है। हमने एवरेज और आर एम एस करंट निकाल लिए हैं, ठीक है, आउटपुट करंट। पार्ट सी में क्या फाइंड करना है? पार्ट सी में हमने फाइंड करना है एवरेज एंड आर एम एस थायरिस्टर करंट, ठीक है। एवरेज करंट ऑफ थायरिस्टर, आई डी सी को 3 से डिवाइड कर देंगे, 3 थायरिस्टर लगे हुए हैं हमारे सर्किट में, तो आई डी सी को 3 से डिवाइड कर देंगे, ये एवरेज करंट आ जाएगा थायरिस्टर का। और आर एम एस करंट जो है वो क्या होगा? आई आर एम एस जो निकाला है उसको अंडर रूट 3 से डिवाइड कर देंगे तो आई आर एम एस थायरिस्टर करंट आ जाएगा, ठीक है। पार्ट डी जो है उसमें रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी निकालनी है। रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी का फार्मूला अगर आपको याद नहीं है तो मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि हमने लेक्चर नंबर 3 में ये हमने किया था, ये एफिशिएंसी का फार्मूला था, पी डी सी ओवर पी ए सी जो था वो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी थी, ठीक है। तो वापस अगर हम जाएं इसमें, आप ये भी देख लो ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर जो है, ये भी फार्मूला यूज हमने पढ़ा था कि यू एफ पी डी सी ओवर वी एस आई एस आता है, ठीक है। तो ये भी हमने निकालना है इस एग्जाम्पल में। वापस लेक्चर पे चले जाओ, तो ये लेक्चर पे आ गए हम वापस। तो रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी जो है वो होगी पी डी सी जो होता है वो डीसी वोल्टेज इंटू डीसी करंट, ये डीसी वोल्टेज है, ये डीसी करंट है, डिवाइडेड बाय आर एम एस वोल्टेज ओवर आर एम एस करंट यानी पी ए सी, इंटू 100 करोगे तो ये 54.95% रेक्टिफिकेशन एफिशिएंसी आती है, ठीक है। पार्ट ई में क्या फाइंड करना है? पार्ट ई में फाइंड करना है ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर या टी यू एफ फाइंड करना है। टी यू एफ जो है वो होता है पी डी सी ओवर वी एस आई एस। ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है तो इसका वी एस आई एस 3 वी एस आई एस होगा। वी एस और आई एस हमने ऊपर निकाला है, ये हमने वी एस जो है ये निकाला था, ठीक है, और आई एस भी निकाला था। तो वी एस और आई एस से मल्टीप्लाई कर दिया इसको, तो 3 वी एस आई एस जो है पहले हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे? ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर का फार्मूला होता है पी डी सी, ये पी डी सी है, डीसी वोल्टेज इंटू डीसी करंट डिवाइडेड बाय 3 वी एस आई एस, ये ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर आ जाएगा 0.25 या 25%, ठीक है। पार्ट एफ में क्या फाइंड करना है? पार्ट एफ में फाइंड करना है इनपुट पावर फैक्टर, ठीक है। इनपुट पावर फैक्टर के लिए क्या करेंगे? पहले आउटपुट पावर निकाल लिया आई आर एम एस स्केयर इंटू आर से, आई आर एम एस स्केयर इंटू आर से, आई स्केयर आर से आउटपुट पावर निकाल के फाइंड कर लिया और उसको डिवाइड कर दिया, ये 3 वी एस आई एस वाला जो क्वांटिटी थी इससे डिवाइड कर देंगे, तो आउटपुट पावर डिवाइडेड बाय 3 वी एस आई एस, तो इससे 0.455 लैगिंग पावर फैक्टर आता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल 4.6 थी, ये एग्जांपल अगले दोनों कन्वर्टर के लिए रिपीट करनी है जिसमें इक्वेशन जो है वो उसकी आ जाएंगी, वो आप खुद ही कर लोगे, ठीक है। यानी बेसिक चीज़ें जो पूछी हुई हैं वो यही हैं, इसको रिपीट करना है अगले कन्वर्टर के लिए, ठीक है। तो उसकी इक्वेशन इसके ऊपर अप्लाई हो जाएंगी, ठीक है। अच्छा, अब सेकंड हम कन्वर्टर कर रहे हैं 3 फेज फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर। अच्छा, इसमें एक चीज़ तो आप देखो कि इसमें 6 थायरिस्टर्स हैं, ठीक है, एक चीज़ ये है। दूसरी चीज़ ये, इसने इसका फायरिंग सीक्वेंस और कंडक्शन ऑफ थायरिस्टर बताया हुआ है, इसमें मैं आपको मेन बात बताता हूँ। इसमें और पिछले थायरिस्टर में एक फ़र्क तो ये है कि इसमें 6 थायरिस्टर्स हैं, उसमें
उसमें 3 थायरिस्टर से, ठीक है। उसमें कंडक्शन पीरियड ऑफ 1 थायरिस्टर जो था वो 2π/3 या 120 डिग्री था। इसमें कंडक्शन, इसमें पेयर बनेंगे, पहली बात है इसमें पेयर बनेंगे दो थायरिस्टर्स के, ठीक है। वो फायरिंग सीक्वेंस उसने यहाँ बताया हुआ है। थायरिस्टर 1 और 2 कंडक्ट करेगा, फिर 2 और 3 कंडक्ट करेगा, फिर 3 और 4 कंडक्ट करेगा, फिर 4 और 5 कंडक्ट करेगा, फिर 5 और 6 कंडक्ट करेगा, फिर 6 और 1 कंडक्ट करेगा, ठीक है। ये फायरिंग सीक्वेंस होगा। और एक पेयर जो है वो कितने पीरियड के लिए कंडक्ट करेगा, वो π/6 प्लस अल्फा से लेके π/2 प्लस अल्फा, या इन दोनों को अगर माइनस कर लो तो इससे आपके पास जो इंटरवल आता है वो π/3 आता है, या 60 डिग्री, ठीक है। तो एक पेयर जो है वो 60 डिग्री या π/3 के लिए कंडक्ट करेगा, ठीक है। अब इसकी वेव फॉर्म पे आ जाओ। वेव फॉर्म में आप देख रहे हो कि T1 T2 का पेयर है, T2 T3 का पेयर है, फिर T3 T4 का पेयर है, T4 T5 का पेयर है, और T5 और T6 का पेयर है। ये दो पेयर जो हैं एट अ टाइम कंडक्ट कर रहे हैं, और ये रेपिटेशन पीरियड में T5 T6 से या T1 T6 से, ये शुरू में इनका रेपिटेशन पीरियड है, ठीक है। ये 3 फेजेस ड्रॉ किए हुए हैं, ठीक है। ये तीनों फेजेस की पावर लिखी हुई है। उसके बाद ये आउटपुट वोल्टेज ड्रॉ की हुई है। पहला जो पेयर है, अगर ऊपर आप देखो, ये पहला पेयर जब कंडक्ट कर रहा होगा तो उसके लिए ये आउटपुट आएगी, दूसरे पेयर के लिए ये आउटपुट आएगी, तीसरे पेयर के लिए ये आउटपुट आएगी। हमने फायरिंग जो सारे दो पेयर्स के फायरिंग एंगल्स हैं वो इस तरह कंडक्ट किए हुए हैं कि जब एक पेयर जो है वो स्विच ऑफ होगा तो अगला पेयर जो है वो फायर करके उसको हम फायर कर देंगे, जिससे। अच्छा, अब इसको इस तरह इस रेक्टिफायर को हम फुल वेव क्यों कह रहे हैं? अगर इसकी आउटपुट वोल्टेज को, ये वेवफॉर्म जो है, इसको अगर आप पिछले वाली वेवफॉर्म से कंपेयर करो, हाफ वेव वाले के, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो उसके अंदर ये जो नेगेटिव स्पाइक आ रही थी ना, इसके अंदर वो स्पाइक नहीं आ रही। ये जो नेगेटिव वाली स्पाइक है, इसकी वजह से हमारे गैप्स आ रहे हैं आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म के अंदर। तो अगर आप ये वाली वेवफॉर्म देखो तो इसके अंदर वो गैप्स जो हैं वो नहीं आ रहे, ठीक है। इसके अंदर वो गैप्स नहीं आ रहे, वोल्टेज रिवर्सल क्रिएट नहीं हो रहा, ठीक है। उसके बाद इसने IT1 और IT4 करंट जो है वो बताई हुई है। अगर आप ऊपर देखो, ये T1 T6 है और ये T1 T2 है। इसका मतलब है T1 जो है वो इन दोनों इंटरवल्स के अंदर ऑन है, तो इन दोनों इंटरवल्स के अंदर ऑन है, तो ये T1 का करंट फ्लो कर रहा है। T1 दो बैक टू बैक पेयर्स के अंदर है, तो T1 जो है वो इस इंटरवल में π/6 प्लस अल्फा से 5/6 प्लस अल्फा से 5π/6 प्लस अल्फा तक T1 कंडक्ट करेगा, ठीक है। इसी तरह T4 जो है, T4 को अगर आप देख लो, T4 जो है वो इस इंटरवल में भी है, और अगले T3 और T4 वाले इंटरवल में भी है, पेयर में भी है, और T4 और T5 वाले भी। तो इसमें यहाँ पे अगर आप देख लो तो ये T4 आ रहा है, ठीक है। ये इधर से आएगा, इधर से, ठीक है। तो ये T4 का इंटरवल आ रहा है, ठीक है। अच्छा, और इसकी जो करंट है, आउटपुट करंट है, वो कॉन्टीन्यूस होगी, क्योंकि दो थायरिस्टर के जो पेयर हैं वो कॉन्टिन्यूसली कंडक्ट करेंगे, तो हमारी जो आउटपुट करंट है वो कॉन्टिन्यूस होगी। और ये जो वाली वेव फॉर्म जो है, ये IA1 जो ये इनपुट नॉन साइनसॉइडल करंट है। ये IA1 में आपको दिखा देता हूँ। ये IA1 जो है वो ये वाली करंट है, जो कि लाइन करंट है फेज 1 की, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वी मीन और VDC, या वी मीन कहते हैं या VDC कहते हैं, ठीक है। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि ये इक्वेशन कैसे होती है। ये ऐसे होती है कि 1 ओवर कंडक्शन पीरियड ऑफ 1 थायरिस्टर होता है। एक थायरिस्टर π/3 के लिए, एक पेयर जो है, एक थायरिस्टर का पेयर जो है वो π/3 के लिए या 60 डिग्री के लिए कंडक्ट कर रहा है, तो 1/π/3 आएगा, जो कि 3/π बन जाएगा, ठीक है। और इसकी लिमिट जो है वो π/6 प्लस अल्फा से लेके π/2 प्लस अल्फा तक, यानी इन दोनों को माइनस कर लो तो π/3 आता है। तो इसमें हम VAB को इंटीग्रेट करेंगे। VAB जो है वो √3 VM sin ओमेगा t आता है, ठीक है। तो उसके बाद इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आंसर जो है वो ये आएगा, ठीक है, 303 VM/पाई। और अगर इस वाली ये जो आउट VDC की नेट रिजल्ट आ रहा है, अगर इसे आप कंपेयर करो पिछले वाले हाफ वेव के साथ, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाफ वेव का जो आ रहा था वो आ रहा था 303 VM/2 पाई, वो उसमें डिवाइडेड बाई 2 आ रहा है। तो अगर इसको उसके साथ कंपेयर करोगे तो ये उससे 2 टाइम्स है। फुल वेव जो है, जो फुल वेव का VDC है वो उससे 2 ट्वाइस है, ठीक है। तो जाहिर है कि फुल वेव है तो ये उससे ट्वाइस होगा, ये वाला जो, ठीक है। अच्छा, फिर उसने उसी तरह निकाला हुआ है कि अल्फा इज इक्वल टू 0 के लिए मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज होगी, जहाँ पे अल्फा 0 पुट कर दो, 303 ओवर VM/पाई आएगा।
और फिर नॉर्मलाइज एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो है वो VDC को, इस VDC को डिवाइड कर दो मैक्सिमम के साथ, तो कॉस अल्फा बचेगा। ठीक है, ये हो गया। फिर RMS आउटपुट वोल्टेज, RMS में मैंने आपको बताया कि पहले स्केयर लेते हैं, पहले स्केयर लिया, फिर मीन लिया 1/, उसको कंडक्शन पीरियड ऑफ 1 थायरिस्टर पेयर से डिवाइड किया, और फिर अंडर रूट लिया, तो रूट मीन स्केयर लिया, इसको एवेल्युएट करेंगे तो ये इक्वेशन आएगी। ठीक है, ये RMS आउटपुट वोल्टेज है। उसके बाद न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आ रहा है, वही वाला एग्जांपल, रिपीट एग्जांपल 4.6 फॉर 3 फेज फुल कन्वर्टर। फुल कन्वर्टर का मतलब फुल वेव कन्वर्टर है। ठीक है, तो इसी पिछली एग्जांपल को ही, वही जो सारे पार्ट थे वही आपने दोबारा करने हैं, और पार्ट F तक उसने दोबारा किया हुआ है। अब आपने फ़र्क सिर्फ ये है कि इसकी जो इक्वेशन है ना, इसकी सारी इक्वेशन जो हैं वो अब फुल वेव कन्वर्टर की यूज होंगी। ठीक है, तो ये आप कर लेना, इसमें कोई मसला होगा तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, मैंने पहली वाली आपको डिटेल से समझा दी है। ठीक है, आखिरी वाले कन्वर्टर पे आ जाओ, 3 फेज फुल वेव सेमी कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। ठीक है, सेमी कंट्रोल्ड क्यों कह रहे हैं कि इसमें हमने 6 थायरिस्टर के बजाय 3 थायरिस्टर हैं और 3 डायोड्स हैं, यानी इसके 3 थायरिस्टर को हमने 3 डायोड्स के साथ रिप्लेस कर दिया है, और इसमें फ्री व्हीलिंग डायोड भी लगा हुआ है। ठीक है, और लोड इसका हाईली इंडक्टिव है। ठीक है, अच्छा, अब इसके ऑपरेशन, इसमें जो वेव फॉर्म्स पे हम डायरेक्टली आ जाते हैं। इसके अंदर देखो कि एक थायरिस्टर, थायरिस्टर 1 और डायोड 1 इसका पेयर है, फिर थायरिस्टर 2 और डायोड 2 का पेयर है, और थायरिस्टर 3 और डायोड 3 का पेयर है। और वो जो नेगेटिव स्पाइक आती है ना, जहाँ थायरिस्टर 1 जब कंडक्ट करना स्टॉप करता है और अगला थ्रस्टर फायर करते हैं, तो दरमियान में जो गैप आता है उसके अंदर जो है हमारा कॉम्यूटेटिंग डायोड जो है, जो फ्री व्हीलिंग डायोड है, वो कंडक्ट कर रहा है। उन गैप्स के जो गैप आता है एक थ्रस्टर के ऑफ होने से लेके, जो जब वोल्टेज रिवर्सल क्रिएट होता है, जो नेगेटिव स्पाइक है, तो उसके अंदर हमारा जो फ्री व्हीलिंग डायोड है वो कंडक्ट कर रहा है। ठीक है, तो ये तीनों पेयर जो हैं थर्स्टर T1 D1, T2 D2 और T3 D3, और इनके जो इन बिटवीन गैप्स हैं उसके अंदर कॉम्यूटेटिंग डायोड जो है वो कंडक्ट करेगा। और इसमें अगर आप देख लो, उसने थर्स्टर T1 और D1 का कंडक्शन का बताया हुआ है। इस इंटरवल में थर्स्टर T1 और D1 कंडक्ट करेंगे, फिर थर्स्टर T2 और D2 जो है वो इस इंटरवल में कंडक्ट करेंगे, और फिर थर्स्टर T3 और D3 जो है वो इस इंटरवल में जो है वो कंडक्ट करेंगे। इन तीनों का अगर आप फिर दरमियान में जो गैप्स आ रहे हैं, ये वाले गैप्स, उसमें हमारा कॉम्यूटेटिंग डायोड जो है वो कंडक्ट करेगा। तो इन चारों वेव फॉर्म्स को अगर आप ऐड कर लो तो हमारा जो आउटपुट करंट है वो कॉन्टिन्यूस होगा। और नीचे वाली जो वेव फॉर्म है, ये इसने इन जो लाइन करंट है, इनपुट नॉन साइनसाइडल करंट ड्रॉ करता है। ये जो फेज की मैं दिखा देता हूँ, तो ये IA की, ये इसकी वेव फॉर्म है। तो ये 3 फेज की जो एक फेज की लाइन करंट है वो दिखाई हुई है। ठीक है, ये नॉन साइनसाइडल होगी। तो ये इसकी वेव फॉर्म हो गई। इसकी फिर वी मीन और VDC निकाली हुई है। इसका एक पेयर जो है वो 2π/3 के लिए कंडक्ट करेगा, और लिमिट्स जो है वो π/6 प्लस अल्फा से लेकर 7π/6 तक हैं। और इसकी VAC को जो है वो हम अगर इंटीग्रेट कर दें तो हमारा VDC की इक्वेशन जो है वो ये आती है। ठीक है, वैल्यूएट नहीं किया हुआ है इसको, 303 Vm/2π 1 प्लस कॉज अल्फा। और इसकी मैक्सिमम अकर करेगा अल्फा इज इक्वल टू 0 के लिए। अल्फा इज इक्वल टू 0 जब पुट करेंगे, ये cos 0 1 हो जाएगा, 1 + 1 2, ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा। तो 303 Vm/π जो है, 303 Vm/π जो है वो इसकी मैक्सिमम वोल्टेज है। और फिर VDC को अगर मैक्सिमम से डिवाइड कर दें तो 0.5 × 1 प्लस कॉज अल्फा आएगा। ठीक है, RMS के लिए वही काम करेंगे कि पहले स्केल लेना है, फिर मीन लेना है, फिर रूट ले लेना है। तो इस इक्वेशन को एवेल्युएट करें तो RMS वोल्टेज जो है वो इसकी ये आएगी। ठीक है, और एंड में लास्ट में वही एग्जांपल 4.6 जो है वो रिपीट करनी है 3 फेज। अच्छा, ये गलती है इसमें, इसमें 3 फेज सेमी कंडक्टर लिखा हुआ है, कंडक्टर नहीं है, सेमी कन्वर्टर कहते हैं इसको। सेमी कंट्रोल्ड कन्वर्टर या रेक्टिफायर को सेमी कन्वर्टर कहते हैं। ठीक है, इसमें सेमी कंडक्टर लिखा हुआ है, क्योंकि इसके मेरे बाद वाले एडिशन में ये गलती ठीक हो गई होगी। ठीक है, तो ये सेमी कन्वर्टर है। ठीक है, तो ये वही एग्जाम्पल को रिपीट किया हुआ है, तो ये आप देख लेना। इसमें पार्ट C तक किया हुआ है उसने, तो आई थिंक इसके पार्ट C ही होंगे। ठीक है, तो एग्जाम्पल 4.6 को रिपीट किया हुआ है इस कन्वर्टर के लिए, तो ये आप देख लेना, इसमें कोई मसला होगा तो मुझसे पूछ लेना। ठीक है, यहाँ पे ये लेक्चर एंड कर रहे हैं, और मजीद कोई क्वेश्चन होंगे तो हम लोग जो है वो पेज, इसके 12 पेज हैं इस लेक्चर के, मजीद कोई इसमें क्वेश्चन या डिफिकल्टी होगी तो हम ऑनलाइन लेक्चर में मंडे को इसको कवर कर लेंगे। थैंक यू।